हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय यूआईएसएस। यहाँ पे मैं आप लोगों को कक्षा 12 का कार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगा भाग 2, जिसमें 5 चैप्टर आते हैं, जैसे कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, मतलब हेलो एरीन होगा, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जेवर। ये पांचों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने के पहले हमको कुछ 11th के बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, ताकि हम इन्हें पढ़ने में हमको कोई प्रॉब्लम न हो सके। जैसे कि इनमें जो कार्बनिक यौगिक, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो जानना हमको जरूरी है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं कार्बनिक रसायन से। देखो, रसायन विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बनिक रसायन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कार्बनिक रसायन का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम मतलब कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से बने हो। तो इसका मतलब समझ आया कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंध होना चाहिए, यानी कार्बन हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में ही पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें हम कार्बन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों, मतलब सभी हाइड्रोकार्बन उनके व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो, कार्बन के मुख्यतः 2 ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है। और वो क्या है? वो है कार्बन की श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। उसकी 4 संयोजकता पाई जाती है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक अद्वितीय गुण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाते बनाते इतनी लंबी श्रृंखला बना देता है, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला बना देता है, उसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिक शब्द मतलब उसी की वजह से 30 लाख कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक शब्द किसने दिया था? देखो, कार्बनिक यौगिक है तो वहां पे कार्बोनिक कंपाउंड होना चाहिए, पर कार्बोनिक कंपाउंड ना होने की वजह से क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। ऑर्गेनिक शब्द जे बर्जीलियस ने सर्वप्रथम दिया था, और यह किस आधार पर दिया था? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत। इस जैव शक्ति सिद्धांत में उनका कहना था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है सभी कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जाते हैं, और सजीव को हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सजीवों से प्राप्त करने वाले सभी यौगिकों को उन्होंने कार्बनिक यौगिक कहा। समझ रहे हो ना? तो ये उनका एक सिद्धांत था, जे बर्जीलियस का। ठीक है। क्योंकि सजीवों में एक विशेष प्रकार की जैव शक्ति होती है, इसलिए वो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगला हम क्या पढ़ते हैं कि इस जे बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत ना, वो गलत साबित हो गया। कब? जब फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 ईस्वी में अपने प्रयोगशाला में अकार्बनिक चीज से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। ठीक है। एक नया परिवर्तन आ गया उस समय जब यह खोज हुआ। तो उस समय जैव शक्ति के सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया। तो उन्होंने क्या किया? जब वॉलर ने अपने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है जो प्रयोगशाला में बना था? तो यूरिया है। इसको याद रखना है। किसने बनाया था? वॉलर ने बनाया था, फ्रेडरिक वॉलर ने। ठीक है। कब बनाया था? 1828 में। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को अपने प्रयोगशाला में गर्म करके कुछ और विधियों का उपयोग करके उन्होंने यूरिया का निर्माण कर लिया। तो इसी प्रकार देखते हुए बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे कि इसके बाद कोल्बे ने 1845 में एस्टिक अम्ल बना दिया। एस्टिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है, उन्होंने भी अपने प्रयोगशाला में बनाया। बर्थलोट ने 1856 में मेथेन गैस का उत्पादन कर दिया। तो ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन्हें हम निर्जीवों से भी बना सकते हैं। इस तरीके से जे वर्जिलियस को जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। अगला क्या है? यहाँ पे हम कुछ समझते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सजीवों में ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें अब हम निर्जीवों से ही बना सकते हैं। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी और आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ले लीजिए। अब हमने कार्बनिक रसायन के कुछ बेसिक चीजों को समझने के बाद यहाँ पे हम और कुछ चीजों के बारे में समझते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिकों का संगठन किस प्रकार से होता है, संगठन का मतलब वो किन किन परमाणुओं से ज्यादातर मिलकर बना होता है। तो देखो, यहाँ पे कार्बन एक प्रकार का अद्वितीय यानी एक यूनिक तत्व होता है, जिसमें एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है। श्रृंखलन के बारे में मैंने आपको बताया कि श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा एक लंबी श्रृंखला बनाता है।
जिसकी वजह से अनेक प्रकार के यानी लाखों प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं। इसके पहले बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो लगभग 30 लाख है। ठीक है, किसकी वजह से? वो श्रृंखलन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्बन अपने परमाणु के साथ बंध बनाता है जिससे कि कार्बन की श्रृंखला लंबी बनती है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी क्या करता है? आबंध बनाकर अनेक वैरायटी के कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। फिर दूसरा चीज हम क्या समझते हैं कि कार्बन की संयोजकता। देखो, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना हो तो ये इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, जो कार्बन होता है वो न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वो क्या करता है? अपने परमाणु के साथ या दूसरे परमाणुओं के साथ केवल 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ से समझे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ये कौन सी अवस्था होती है? तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था हम उस अवस्था को कहते हैं जब कक्षकों की ऊर्जा निम्न होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो उत्तेजित अवस्था होता है, उत्तेजित अवस्था किसे कहते हैं? जब इन कक्षकों को ऊर्जा मिल जाती है और ऊर्जा मिलने के दौरान ये जब यौगिक बनाने की तैयारी में रहते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s1 2p3। यानी पहले यस कक्षक में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और पी के तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इस समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो इनको युग्मित कराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो नोट यहाँ पे क्या है कि कार्बन अपनी चारों संयोजकता 4 तरीके से पूरा करता है। एक ऐसे कि कार्बन के चारों तरफ एकल बंध रहेंगे, चारों जो बॉन्ड रहेंगे एकल बंध रहेंगे, और दूसरी क्या है कि एक तरफ द्विबंध रहेगा और एक तरफ एकल एकल बंध रहेंगे, इस प्रकार से रहेगा। और तीसरा क्या है कि इसके दोनों तरफ 2-2 बंध रहेंगे, और चौथा क्या है इसके एक तरफ 3 बंध रहेगा और एक तरफ एकल बंध रहेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो कार्बन होता है वो अपनी अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करता है, तो साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः सहसंयोजक बंध पाया जाता है, क्योंकि कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करता है और न ही त्यागता है, केवल साझेदारी करता है। ठीक है, तो सहसंयोजक आबंध का निर्माण जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि जो अयुग्मित कक्षक होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरी उंगलियां हैं, अब ये केवल टच हुआ है, ये अतिव्यापन नहीं है, लेकिन जब ये एक दूसरे में ऐसे समा जाते हैं तो इसी अवस्था को हम अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यस कक्षक है, और इसमें कोई दूसरा कक्षक अगर इस प्रकार से जुड़ जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। तो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये क्या करते हैं? कक्षकों का अतिव्यापन करते हैं। और जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो किसका निर्माण होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं, पहला है सिग्मा बंध और दूसरा है पाई बंध। देखो, सिग्मा और पाई बंध जो होते हैं, सिग्मा और पाई जो वर्ड होते हैं ना, ये ग्रीक अक्षर से लिए गए हैं, ताकि जो अलग अलग बंध हैं उनको हम अलग अलग चिन्हों से दर्शा सकें। ठीक है, तो ये इसमें अब क्या करेंगे, हम एक एक करके सिग्मा बंध और पाई बंध को समझते हैं। तब से आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ अगर आप खोज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सहसंयोजक बंध के प्रकार समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सहसंयोजक जो बंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। तो सिग्मा बंध क्या होता है? देखो, इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बंध का निर्माण कक्षकों के शीर्षस्थ अतिव्यापन से होता है, मतलब उनके जो शीर्ष होंगे ना, उनके आपस में समा जाने की वजह से होता है। अब देखो, कक्षक कितने होते हैं? कुल 4 कक्षक होते हैं ना, मतलब कोष कितने होते हैं? उपकोष कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं, SPDF। ठीक है, ये उपकोष होते हैं। और जो यस उपकोष के कक्षकों का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। जो यस उपकोष के कक्षक का आकार होता है वो गोलाकार होता है। पी उपकोष के कक्षक का जो आकार होता है
वो डंबलाकार होता है, और डी उपकोष के कक्षकों का जो आकार होता है तो वो द्विडंबलाकार होता है, और एफ उपकोष के कक्षकों का आकार जटिल होता है, उसकी संरचना का भी पता नहीं चला है। जैसे इसमें बताया गया कि इसमें जो सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है वो कक्षकों के शीर्षस्थ अतिव्यापन से होता है। जैसे कि अब गोलाकार है तो इसका कोई भी शीर्षस्थ हो सकता है, तो यस यस कक्षक आपस में मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं यानी साझेदारी करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल H2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाहरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका बाहरी कोष क्या होता है, K होता है, और K में एक ही उपकोष पाया जाता है और वो होता है यस। ठीक है, और यस में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन चाहे इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर यस यस कक्षकों का अतिव्यापन कर लेते हैं और इनके कक्षक में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस प्रकार से इन कक्षकों का अतिव्यापन जो है वो यस यस कक्षकों का अतिव्यापन कहलाता है। दूसरा हमारे पास यस पी कक्षकों का अतिव्यापन, यानी इसमें एक कक्षक जो होगा वो यस को होगा और एक कक्षक जो होगा वो पी का होगा। ठीक है, पी के 3 कक्षक होते हैं लेकिन पी का एक कक्षक यहाँ पे, तो इसको कहेंगे यस पी कक्षकों का अतिव्यापन। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एच का। एच के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एफ के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिससे कि पी कक्षक में देखो यस में 2 हो जाएंगे और लास्ट में पी हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हम यहाँ पे एफ का निकाल लें बाहरी कक्षकों का अतिव्यापन, तो इसके पहले में तो 2 रहेंगे लेकिन इसमें कितने रहेंगे, इतने रहेंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका एक पी कक्षक क्या है, बाकी है। तो इसके एक पी कक्षक जो होता है वो हाइड्रोजन के एक यस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा एच का। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, यस पी कक्षकों के अतिव्यापन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, पी पी कक्षकों का अतिव्यापन, यानी इसमें दोनों कक्षक किसके होंगे, पी के होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो पी पी कक्षकों का दोनों क्या करते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। अब हम क्या समझ लेते हैं पाई बंध के बारे में। देखो पाई बंध का निर्माण कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बता दूं, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 कलम है ना, देखो शीर्षस्थ अतिव्यापन क्या होता है, ये इनके सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, अतिव्यापन हो जाएगा। लेकिन पार्श्वी अतिव्यापन क्या होता है, जब इनके दोनों पार्श्व सिरा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पार्श्व, जब इनका पार्श्वी हिस्सा इनका आपस में समा जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्श्वी अतिव्यापन कहते हैं। और पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। तो पाई बंध का निर्माण पी पी कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन यानी पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध सिग्मा बंध के बाद बनते हैं और यह बहु आबंध युक्त यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र की भूमिका निभाते हैं। यानी जहां पे पाई बंध पाया जाता है वो बंध क्या होता है ना, सिग्मा बंध की अपेक्षा कमजोर होता है। और कमजोर होने की वजह से क्या होता है कि वो बंध जल्दी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से नया यौगिक बनाने के लिए, नए बंध बनाने के लिए वो उपयुक्त हो जाते हैं। तो जो नया बंध जल्दी जल्दी बना सकते हैं वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो पाई बंध जिसमें पाया जाता है वो यौगिक बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे एल्केन में केवल एकल बंध पाया जाता है, तो एल्केन के जितने भी यौगिक होते हैं वो ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। जबकि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं उनमें 2 बंध या त्रिबंध पाया जाता है, यानी उसमें पाई बंध पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। किससे ज्यादा सक्रिय होते हैं, एल्केन से। इसको हम आगे समझेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे नोट क्या है कि सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, क्योंकि जो सिग्मा बंध में कक्षकों का अतिव्यापन होता है वो ज्यादा गहराई तक जाता है। जितनी मजबूती के अंदर अंदर जाएगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और पाई बंध तो शीर्षस्थ अतिव्यापन से होता है, तो ज्यादा अंदर तक जा नहीं सकता, तो इसलिए पाई बंध कमजोर होता है। कार्बनिक यौगिकों में संकरण देख लेते हैं। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के कक्षक आपस में, मतलब जब समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में अतिव्यापन होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण में क्या देखेंगे कि कार्बन अपनी जो संयोजकता होता है 4 तरीके से पूरा करता है। इसको हमने समझा है। पहला हम समझ लेते हैं जब कार्बन के चारों तरफ एकल बंध हो। तो जब एकल बंध होगा तो इसमें सिग्मा बंध कितने पाए जाएंगे, 4। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर एकल बंध रहेगा तो 1 सिग्मा बंध रहेगा और 0 पाई बंध रहेगा। और अगर 2 बंध है तो 1 सिग्मा बंध रहेगा और 1 पाई बंध रहेगा।
और अगर 3 बंध है परमाणु के बीच में तो 1 सिग्मा बंध रहेगा और 2 पाई बंध रहेंगे। तो इसको आप समझिएगा ना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। और उसमें यहाँ पे क्या है कि अगर एकल बंध है तो मतलब चारों तरफ एकल बंध है तो 4 बंध हुए, और 4 बंध मतलब 4 सिग्मा बंध है, और 4 सिग्मा बंध इसका मतलब कक्षकों का दिव्यापन 4 तरीके से हुआ, यानी 4 कक्षक इसमें भाग लिए, 1 यस का लेंगे और 3 पी का लेंगे, तो इसलिए इसका संकरण जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आकृति अगर हम देख लें तो आकृति इसकी क्या है, चतुष्फल की। अगर इस प्रकार की अगर sp3 संकरण आ रहा है तो उसकी आकृति चतुष्फल की होगी। और यहाँ पे अगर 3 बंध देख लेते हैं, यानी सिग्मा बंध कितने हैं, 3 है, तो कक्षक भी कितने होंगे, 3 होंगे, 1 यस का होगा और 2 पी का होगा, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आकृति देखो, आकृति इसकी हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय। अगर संकरण sp2 आ रहा है मतलब संकरण की खोज जो हुआ था वो इसी कारण से हुआ था कि हम उस यौगिक की संरचना का पता लगा सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे sp2 रहेगा तो उसको हम कहेंगे त्रिकोणीय समतलीय, और इसका बंध कोण जो हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 120 अंश या डिग्री हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथाइन, जैसे कि CH2 द्विबंध CH2। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से है, और ये द्विबंध, इसको याद रखना। और तीसरा में अगर हम समझें तो तीसरा में हमारे पास एक तरफ 3 बंध है और एक तरफ एकल बंध है, और इधर दोनों की संरचना मतलब दोनों में ना सिग्मा बंध 2 ही पाए जाते हैं, क्योंकि 3 बंध रहेगा तो एक ही सिग्मा बंध रहेगा, तो एक सिग्मा बंध यहाँ है, एक सिग्मा बंध यहाँ है, तो सिग्मा बंध की संख्या 2 हो गई। कक्षक कितने हैं, 2 हो गए। संकरण कितना है, sp होगा, एक यस कक्षक होगा और एक पी का कक्षक होगा, तो संकरण sp हो गया। तब इसकी आकृति क्या हो जाएगी, रैखिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आकृति रैखिक हो जाएगी। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बंध कोण जो होगा वो 180 होगा। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से देखोगे तो इसका बॉन्ड एंगल 180 अंश हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा एथाइन। वैसे भी ये एथीन है, ये एथीन है, मिस्टेक हो गया, ये एथाइन है, तो इसका बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ही एक सपोर्ट का तरीका है। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर बुरा भी लगता है तो उसको वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।